हेलो व्यूवर्स। अभी के इस वीडियो में हम री नीट मैं जिसको बोल सकता हूँ, री नीट जो आज उन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था जिनको ग्रेस मार्क मिला था। तो ऐसे बोल सकते हैं जो री नीट का पेपर था उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका मेनली ऑर्गेनिक वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ इनऑर्गेनिक और फिजिकल के भी क्वेश्चन हैं। तो अगर मैं टोटल बोलूँ तो मैं टोटल लगभग 25-30 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करूँगा। लगभग आधा पेपर मैं डिस्कस करूँगा। ऑर्गेनिक तो लगभग पूरा ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, पूरा ही डिस्कस करेंगे, बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइबोरेन गिव्स एन एडिशनल प्रोडक्ट विद द फार्मूला दिस। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या हो दिया है कि प्रोपीन जो होता है कैसे रिएक्शन होता है। अगर आपको याद है तो ये रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब भी हम कोई भी अल्कीन लेते हैं उसमें बोरेन और THF इन प्रेजेंस ऑफ THF और बाकी उसके बाद H2O2 से रिएक्शन कराते हैं तो वाटर का एडिशन होता है और एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करते हैं। एग्जांपल समझते हैं, जैसे जब भी हम अल्कीन लेते हैं और अल्कीन में सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं बोरेन मतलब BH3 इन THF। ठीक है, ये पहले लेते हैं BH3 या डाई बोरेन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये B2SX के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद हम इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ और ये भी लिखते हैं साथ में NaOH और H2O, ये लिखा रहता है कभी कभी। तो यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है और एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट OH वाला पार्ट उस पे जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ H है। ठीक है, कम नंबर ऑफ H वाले के पास नहीं जाएगा। तो फाइनली हमें ये वाला अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक, अगर इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म ही दिया है, आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछा है। तो यहाँ पे होता क्या है, इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि BH3 में दो पार्ट होता है। एक पार्ट है यहाँ पे H- और एक पार्ट है BH2+। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और H- और BH2+ ऐड होता है। H वाला पार्ट उसके पास जाता है सेम। देखो ये प्रोडक्ट फाइनली बनता है एंटी मार्कोनिको के हिसाब से, लेकिन एडिशन होता है मार्कोनिकोव के हिसाब से। मतलब यहाँ पे अगर H- को ऐड करना है और BH2+ को ऐड करना है तो H आता है उसके पास जिसके पास कम नंबर ऑफ H है। तो फाइनली पहले स्टेप में क्या मिल जाता है, CH3 CH2 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा CH2 और BH2, ये ऐड हो गया। अब फिर से देखना, ये तो पहली बार ऐड हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से आपका 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। ठीक है, अल्कीन के, तो फिर से एक अल्कीन आएगा। अब इसको एकदम सेम ऐसे समझना, मैं इस पूरे पार्ट को R बोल दे रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ RBH2। सही बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा RBH लिख सकता हूँ इसको एक पार्ट को और BH+ और एक हो जाएगा H-। ठीक है, वही सेम पार्ट कि यहाँ पे एक H है और दो, फिर से सेम वही नेगेटिव पार्ट उसके पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ H है, तो बाकी जो बचा वो इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा। क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2BH और ये R। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पूरे पार्ट को R। तो ये क्या हो जाएगा R2BH। ठीक, R2BH में सेम वही पार्ट है R2B+ एंड H-। फिर से ये अल्कीन से रिएक्शन करेगा और फाइनली क्या मिल जाएगा, अगर देखें तो फाइनली ये H- बीच वाले कार्बन पे आ गया और ये कॉर्नर वाले पे आ गया। तो मिल जाएगा CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा BR2। पूरे को अगर देखें ध्यान से तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ R3B। और R है क्या, R तो यही कंपाउंड है CH3 CH2 का थ्राइस और ये B। तो बनता क्या है, मतलब ये इतना टाइम हमने जो लिया, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब रिएक्शन कराते हैं तो आपका ये वाला इंटरमीडिएट बनता है बीच में, ये इंटरमीडिएट नहीं बनता है।
क्योंकि ये इंटरमीडिएट क्या बताना चाहता है कि ये वाला इंटरमीडिएट बनता है CH3 अगर देखो ध्यान से CH का थ्राइस B, ये बन रहा है क्या? ये तो नहीं बन रहा है। बन क्या रहा है यहाँ पे? बन रहा है आपका ये वाला इंटरमीडिएट। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है, ये पहला गलत है। दूसरा, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स प्रोपेन टू ऑल। अच्छा, होता क्या है, अब इसके बाद ये जो इंटरमीडिएट बनता है, इस इंटरमीडिएट का जब हम वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं इन NaOH, तो ये पूरा पार्ट बना देता है एल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे मिल जाता है एल्कोहल। और बाकी अगर देखें, और बाकी यहाँ पे 3BOH का थ्राइस मिल जाता है, ठीक है, ये मिल गया आपको एल्कोहल, ठीक है। तो सही बात है कि अगर इसने बोला है कि अगर मैंने ये कंपाउंड लिया और इसका मैंने अगर रिएक्शन करा दिया, ठीक है, NaOH के साथ, H2O2 और NaOH के साथ, तो सही बात है कि यहाँ पे ये पूरा पार्ट हटेगा और बीच में क्या आ जाएगा, OH। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये आपसे थोड़ी ना पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट ये बन रहा है कि नहीं। आपसे पूछा अगर हम मैंने ये कंपाउंड लिया और इसका मैंने रिएक्शन करा दिया तो क्या अल्कोहल मिलेगा, तो बिल्कुल सही बात है। अब जहाँ पे बी है, जिस कार्बन से लगा है वो हट जाएगा और वहाँ पे OH आ जाएगा, सेम जैसे इधर हुआ था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेयर्स रिएजेंट इज, तो बेयर्स रिएजेंट आपको पता है क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट इज, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? इट इज कोल्ड डाइल्यूट एक्वस केमेनोफोर, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस केमेनोफोर होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है पता है? जब हम अल्कीन का रिएक्शन कराते हैं इस बेयर्स रिएजेंट के साथ, तो क्या करता है, इस अल्कीन के मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करता है, ये दोनों कार्बन पे OH ऐड करता है, तो ये बनाता है विसिनल डायोल। बस आपको बता दिया कि इसका रोल क्या है। तो बताओ इन सारे ऑप्शन में क्या सही ऑप्शन है? व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? इट इज कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 मतलब परमैंगनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया, मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, आपने जो कंपाउंड लिया है, पहले पहला कंपाउंड क्या करेगा, ये तो क्लोरीनेशन है, ठीक है। अगर क्लोरीनेशन है तो आपको पता है कि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है NO2। और C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आपको पता है अगर एक एक्टिवेटिंग है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और एक डीएक्टिवेटिंग है, तो रिएक्शन हमेशा एक्टिवेटिंग के हिसाब से होता है। मतलब ये क्या करेगा, क्लोरीनेशन तो करेगा बट अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। तो कहाँ पे ऐड कर सकता है, ऑर्थो या पैरा पे? पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, NO2 है वहाँ पे, तो कहाँ पे ऐड कर देगा, ऑर्थो पे। तो कहीं पे भी ऐड कर दो, दोनों पोजीशन बराबर है, यहाँ पे Cl आ गया और ये रहा NO2। तो सबसे पहले जो आपने क्लोरीनेशन किया है, तो ये इस C2H5 के ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, Cl। अब टिन HCl आपको पता है क्या करता है, टिन HCl NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ये Cl हो गया और ये हो गया NH2। और फिर NaNO2 प्लस HCl, ये तो सबसे फेमस कंपाउंड है, डाइजोटाइजेशन, ये क्या करता है, इस डाइजोनियम सॉल्ट को क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है सॉरी अमीन को डाइजोनियम सॉल्ट में, N2Cl माइनस। और फिर Ki से रिएक्शन कराया तो आपको पता है Ki क्या करता है, K प्लस I माइनस, N2 बहुत ही एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, इधर क्या आ जाता है I। तो फाइनली कौन सा कंपाउंड मिल जाता है, तो ये हो जाएगा C2H5, ये हो गया I, सॉरी ये Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा I, ठीक है, ये Cl है, ठीक है, ये Cl और ये I। देख लो कौन सा कंपाउंड होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which indicator is used in the titration of sodium hydroxide against oxalic acid and what is the color change at the end point? हाँ, तो होता क्या है कि इसमें टाइट्रेशन में जब हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का और ऑक्सैलिक एसिड का, तो ऑक्सैलिक एसिड ये कंपाउंड होता है COOH और COH। तो देखो ध्यान से, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है,
तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम फिनोल्फ्थालीन यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझना है। अल्कलाइन के एमिनो4 ये सब हम किस में यूज़ करते हैं? रेडॉक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिनोल्फ्थालीन यूज़ करते हैं। अच्छा, कलर क्या चेंज होता है? देखो, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस और ये होता है आपका वीक एसिड। ठीक है, तो होता क्या एट द एंड पॉइंट में, क्या होता है ये एंड पॉइंट पे, ये आपको याद रखना है, आपने अगर किया होगा ये टेस्ट तो आप देखोगे कि एंड पॉइंट जो होता है ये कलरलेस टू पिंक हो जाता है। कलरलेस टू पिंक हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके जब ऐड करते रहते हैं तो एंड पॉइंट पे ये कलरलेस से पिंक के साइड चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एट द एंड पॉइंट ये कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको याद ही रखना, आपने अगर टाइटरेशन किया होगा तो आपने देखा होगा ये सारी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हाँ, ये तो बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखने का तरीका ये है कि आपको पता है कि नंबरिंग हम दो साइड से कर सकते हैं। इसको समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबरिंग अगर हम सोचें हम एफ के साइड से कर लें तो ये 1 2 3 4 ये हो जाएगा, 5 6। एक तो ये तरीका हो गया। तो आपको पता है जब भी नंबरिंग करते हैं तो लोएस्ट लोकेन रूल फॉलो करते हैं। तो साइड चेन को क्या नंबर मिल जाएगा? 1 2 और 4। अच्छा, कोई ये भी सोच सकता है कि अगर मैंने नंबरिंग कर दिया इसके साइड से, ठीक है, अगर मैंने नंबरिंग कर दिया NO2 के साइड से, तो ये NO2 हो गया, ये F हो गया और ये हो गया C2H5। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्या मिला साइड चेन को नंबर? 1 2 और 5। तो आपको पता है लोएस्ट लोकेन रूल फॉलो करते हैं, 1 और 2 तो सही नंबरिंग है। अब 4 और 5 में हम किसको सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली 4 को। तो ये हमारा सही नंबरिंग है। अब देख के बताओ क्या हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, देखो 4 पे दिखा हमें इथाइल, तो 4 इथाइल। उसके बाद हमें 1 पे दिखा फ्लोरो, 1 पे दिखा फ्लोरो। 2 पे दिखा नाइट्रो, 2 पे दिखा नाइट्रो और ये बेंजीन है। तो ऑप्शन 1। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन एमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट रिएक्शन है? तो पहला आपने रिएक्शन देखा होगा कि ये तो पहला रिएक्शन क्या है, ये तो एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है अगर हम इसमें H2O ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर, इधर आता है OH, इधर आता है H, तो क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगला देखें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस क्या करता है, ये आपको याद होना चाहिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं अमाइड के साथ, ठीक है, तो अमाइड को रिड्यूस करके क्या करता देता है, CO को ये CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा अमीन। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बनाया है? यहाँ पे इसने बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो गलत स्टेटमेंट है। तो 2 ही लग रहा है, बाकी 3 और 4 देख लेते हैं। हाँ, अगला, अल्कोहल का रिएक्शन KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ठीक है, ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सही बात है। अगला, यहाँ पे देखा जाए CH3 CH2 CH2H, ये रिएजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हो जाता है। CrO3 वीक होता है लेकिन CrO3 H2SO4, इसका नाम है जॉन्स रिएजेंट। अगर आपको याद हो तो क्या करता है, ये CH2OH को पूरे को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अगर बस यहाँ पे यूज कर लिया होता CrO3, ठीक है, अगर यहाँ पे बस यूज कर लिया होता क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तब ये वीक रहता। तब ये क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर पाता, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यही H2SO4 यूज कर लिया तो कार्बोक्सिलिक पे इसको एंड कर देगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, अगला देखें अगर इस रिएक्शन को देखा जाए। हाँ, ये क्या करता है आपको पता है, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड क्या करता है, OH को रिप्लेस करके क्या लगा देता है, Cl। तो पहले केस में क्या मिल जाएगा, CH3Cl, ये हो जाएगा A। B क्या हो जाएगा, K प्लस है Cn माइनस, एक न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा। क्या मिल जाएगा, CH3Cn। ठीक है, ये हो जाएगा सोडियम अमलगम इन इथेनॉल, अगर आपको याद हो। ठीक है, इथेनॉल C2H5OH, ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है इस पूरे पार्ट को, नाइट्राइल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमीन में, CH2NH2 में। ये हो गया आपका, ये था आपका C, ये है आपका D
ओके सी, नहीं नाइट्राइल में, अच्छा ये आपका बी था, दिस वाज बी एंड दिस इज सी। अगला डी क्या हो जाएगा, डी NaNO2 प्लस HCl, ये क्या करता है, ये इसका डाइजोटाइजेशन करता है, ये NH2 को हटा क्या लगा देता है, N2 लगा देता है। और H2O आपको पता है ये क्या कर देता है, ये H2O में H और OH है, और N2 बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, H प्लस और OH माइनस आके इधर ऐड हो जाता है, और फाइनली हमें मिल जाता है CH3 CH2OH, एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला मेजर प्रोडक्ट सी इन दी बिलो मेंशन रिएक्शन इज, तो आपको पता है अल्कोहलिक केज क्या करता है, एलिमिनेशन करता है अल्फा बीटा, अल्फा से निकालता है ब्रोमीन और बीटा से निकालता है H, तो ए हो जाएगा आपका एक अल्कीन, ये हो गया ए। अच्छा HBr क्या करता है, HBr एडिशन ऑफ, HBr क्या है, ये H प्लस Br माइनस, मार्कोनी को रूल फॉलो करो क्योंकि पेरोक्साइड ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा CH3 CH Br, और ये हो गया CH3, और एक्वस KOH क्या हो जाएगा, ये हो गया बी। एक्वस KOH क्या करता है, एक्वस KOH क्या करता है, ये Br को हटा के OH लगाता है, दिस इज SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, तो ये क्या बना देगा, प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, अगला कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बट गिव्स पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि कार्बाइल, पहले तो ये समझना कार्बाइल अमीन टेस्ट देता कौन है, कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है 1 डिग्री अमीन। ठीक है, 1 डिग्री अमीन चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। ठीक है, तो ये चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, या तो RNH2 हो सकता है, या तो बेंजीन पे NH2 हो सकता है, एनिलीन हो सकता है। इसने लेकिन क्या बोला है कि डू नॉट अंडरगो फिडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फिडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं शो करता है। बताओ क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइलेशन में क्या करते हैं हम लोग, लुईस एसिड लेते हैं, जैसे AlX3 लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो ये होता है एक बेस, ये क्या करता है, ये लुईस बेस होता है, ये लुईस एसिड से रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता है, यहाँ पे मतलब अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं हो पाता है। इनफैक्ट यहाँ पे लुईस एसिड लुईस बेस वाला रिएक्शन हो जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है हमें एक सॉल्ट टाइप का। ठीक है, तो इसमें से अगर सारे ऑप्शन देखें तो फिडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं शो करता है, मतलब एनिलीन है। अच्छा पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट देगा, ठीक है, मतलब 1 डिग्री अमीन है, और एनिलीन क्या होता है, इट इज़ 1 डिग्री अमीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोज इन इट्स स्ट्रक्चर, नहीं ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, इसमें ब्रांचिंग आ जाता है ऐसे कुछ। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर, ये आपस में कंबाइन होते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, ब्रांचिंग आता है अमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, ऐसे ब्रांचिंग आ जाता है। ठीक, लेकिन ब्रांचिंग आता है, लेकिन ग्लाइकोजन में यही ब्रांचिंग होती है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये ब्रांचिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अमाइलोज का स्ट्रक्चर इज सिमिलर लाइक अमाइलो, ओके सॉरी, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, अमाइलोज जैसा नहीं, क्योंकि अमाइलोज स्ट्रेट चेन वाला होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है, और ग्लाइकोजन में हाईली ब्रांच हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ब्रांचिंग आ जाती है इधर। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपको याद ही रखना है कि ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, ना कि अमाइलोज जैसा, और ग्लाइकोजन ईस्ट और फंगी में मिलता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। ओके, अगला आपको पता है फॉस्फोरस प्लस I2, क्वेश्चन नंबर 86 क्या करता है, OH को हटा क्या लगा देता है, I, तो CH3 CH2I, ये हो जाएगा। इसका रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई के साथ क्या मिल जाएगा, RMgX, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा CH3
CH2 MgI, ठीक। उसके बाद इसका रिएक्शन फॉर्माल्डिहाइड के साथ, तो आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये अटैक करता है, ठीक है, और क्या बना देता है CH3 CH2 CH2 O माइनस MgI, ठीक है। तो ये हो गया आपका C, जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या हो जाता है, ये O माइनस वाला पार्ट OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मैथ्स लगाना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखें हम, इसने क्या बोला है, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.2 ग्राम ऑफ CO2। अगर मैं इस क्वेश्चन का थियरी आपको समझाऊं तो इसका थियरी ये होता है कि जब भी हम कोई कार्बन कंटेनिंग वाला कंपाउंड, जैसे CXHY है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो ये देता है XCO2 प्लस Y/2H2O। जब इसको हम हीट करते हैं तो कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोजन होता है ये H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ध्यान से, तो इसमें पूछता है परसेंटेज क्या होता है, तो ऐसे समझना है कि अगर CO2 का मास देखें तो CO2 का मास होता है 44 ग्राम पर मोल बोल सकते हैं। तो अगर देखें ध्यान से, ठीक है, अगर देखो तो कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा 42। तो अगर 44 ग्राम होता है CO2, तो इसमें कार्बन कितना होता है बताओ, इसमें कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम CO2 हुआ तो इसमें कार्बन कितना हो जाएगा 12/44। अब इसने क्या दिया है कि अगर 0.2 ग्राम CO2 है तब इसमें कार्बन कितना हो जाएगा 12/44 इंटू 0.2। अब इस सैंपल का मास कितना है 0.3 ग्राम। तो अगर इसमें देखें तो ये पूरा कार्बन तो आपका इतना है, अगर इस पूरे सैंपल में देखें तो आपका कितना कार्बन होगा, मतलब इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाई मास ऑफ सैंपल, और मास ऑफ सैंपल क्या है 0.3 ग्राम, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब देख लो मास ऑफ कार्बन कितना है 12/44 इंटू 0.2 डिवाइड बाई मास ऑफ सैंपल 0.3 इंटू 100। तो देखो 12/44 हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दो तो 2/3 लिख लो इसको इंटू 100। अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 6/11, और ये लगभग आपका अगर इसको डिवाइड करेगा तो ये 99 होगा, 11 9 जा 99, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये नियरली आपका 18% के आसपास आएगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो कोई पहला ऑप्शन आपको 18% दिख रहा है, बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन हाइड्रोजन का भी परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन से आप सही कर सकते थे, लेकिन H2O का भी पूछा है तो ठीक है H2O का भी निकाल लेते हैं। तो अगर H2O का देखें तो इस सेम बात कि अगर H2O देखें तो H2O का मास कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस 16, ये कितना होता है 18। तो अगर 18 ग्राम H2O है तो इसमें कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है 2 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम H2O होगा तो इसमें कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 2/18। तो अगर H कितना निकला है यहाँ से देखा जाए, H निकला है 0.1 ग्राम। तो अगर 0.1 ग्राम होगा H2O, 0.1 ग्राम H2O होगा तो कितना हो जाएगा 2/18 इंटू 0.1। अच्छा, परसेंटेज ऑफ H2O क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इट इज मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इंटू 100। तो मास ऑफ H कितना निकला, ये निकला 2/18 इंटू 0.1 डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल 0.3 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 2/18 इंटू 1/3 इंटू 100।
ये आपका नियरली हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा आपका 66/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा नियरली 3 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो देखो कोई ऑप्शन मैच है, बिल्कुल 3.7, बिल्कुल वही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला इसने बोला है द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड इज नॉट suitable फॉर प्रिपरेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग हेलोअरीन प्रोडक्ट ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन व्हेन X इज ओके। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि X के केस में अगर ये X2 अगर फ्लोरीन हुआ तब रिएक्टिविटी मतलब ऐसे सूटेबल नहीं होता है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, इसके रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हाँ नॉर्मल क्लोरीन ब्रोमीन के केस में कर लेते हैं। ठीक है, और आयोडीनेशन के केस में रिवर्सिबल हो जाता है रिएक्शन। और यही रीज़न अगर आपको याद हो कि फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, फ्लोरो वाला कंपाउंड बनाने के लिए, बेंजीन नहीं, फ्लोरो वाला कंपाउंड के लिए हम स्वार्ट्स मेथड यूज़ करते हैं, और आयोडो वाला कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग फिनकलस्टीन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला द अल्केन दैट कैन ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय KMnO4। ठीक है, हाँ, तो अगर कोई भी टर्शियरी हाइड्रोजन होता है, ठीक है, अगर टर्शियरी हाइड्रोजन होता है तो टर्शियरी हाइड्रोजन जो होता है, ये टर्शियरी अगर हाइड्रोजन है, ये अगर ये कार्बन टर्शियरी है और इसका अगर आपने KMnO4 से रिएक्शन करा दिया, टर्शियरी कार्बन है अगर ये, और इससे लगा है ये टर्शियरी हाइड्रोजन है, तो ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट जाता है। तो मतलब R1 R2 और R3 ये आपका कार्बन होना ज़रूरी है, तभी जाके ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से R1 R2 एंड R3 मस्ट बी कार्बन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि एक में अगर कोई भी H हो गया तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मिथाइल ग्रुप अटैच टू पॉजिटिव चार्ज एटम स्टेबलाइजेज द कार्बोकेटायन ड्यू टू। तो अगर मान लो कोई मिथाइल एटम है जो प्लस चार्ज से लगा है, तो ये कैसे स्टेबलाइज करता है? हमें पता है इसके रिस्पेक्ट में ये 3 अल्फा एच है, तो 3 अल्फा एच से स्टेबलाइज करता है, और देखा जाए तो यहाँ पे CH3 का प्लस आई है, तो अपने ये प्लस आई से स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है माइनस आई इंडक्टिव, फिर गलत दिया है तो प्लस आई शो करता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, steam volatile organic compound which is immiscible with water has a boiling point of this during steam distillation a mixture of this organic compound with water boils। हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि स्टीम डिस्टिलेशन में अगर आपको याद है तो स्टीम हम पास कराते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो वो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक आपका वाटर होता है, अगर वाटर हम लेते हैं तो ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम के पे ही आपका ये बॉईल कर जाता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपका एक वाटर हो गया अगर स्टीम डिस्टिलेशन में, ठीक है, तब वो अपने वाटर से कम के बॉइलिंग पॉइंट पे या वाटर के आसपास बॉइलिंग पॉइंट पे ये बॉईल कर जाता है। ये स्टीम डिस्टिलेशन का मेथड है। तो इसने क्या है, क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर ये होता है। ये पढ़ लेना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड तभी यूज़ करते हैं जब या तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी कंपाउंड का, या अपने वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज कर जाता है। तो यहाँ पे इस केस में हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो किसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा? तो देखो CCl4 ये एक मतलब कैसा मॉलिक्यूल है, ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका अगर म्यू नेट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। HI आपको पता है HI में क्या है, H+ है और I माइनस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसका म्यू नेट अगर निकालोगे तो ये नॉन ज़ीरो होगा। CO2 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू नेट ज़ीरो। BF3 बिल्कुल ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 3 वेक्टर हैं अपोजिट साइड में। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका म्यू नेट ज़ीरो हो जाएगा। अगला, अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन क्लोरोफॉर्म। तो देखो ध्यान से, क्लोरोफॉर्म कैसा सॉल्वेंट होता है? क्लोरोफॉर्म इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे
वही क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन होगा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, उसके बाद मतलब वही ऐसे बोलो कि नॉन पोलर वाले ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल, उसके बाद नाइट्राइल और NaCl सबसे लास्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। बिल्कुल, तो PCl5 अगर देखें तो PCl5 का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो PCl5 ये कंपाउंड होता है। ठीक है, ये PCl5 होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, PCl5 possess टू डिफरेंट Cl-PCl बॉन्ड एंगल। बिल्कुल सही बात है। ये वाले जो बॉन्ड होते हैं, एंगल होते हैं ऊपर वाले, ये होते हैं 90 डिग्री और इनके बीच वाला 120 डिग्री के आसपास होता है। सही बात है। ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ। गलत है। जो एक्सियल वाला होता है इसका लेंथ ज़्यादा होता है और जो इक्वेटोरियल वाला होता है इसका लेंथ कम होता है। वो बोलते हैं ना ड्यू टू मतलब डिपल्शन, डिपल्शन की वजह से ऐसा होता है कि एक्सियल वाले का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है और इक्वेटोरियल वाले का बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो अगला स्टेटमेंट तो गलत है। PCl5 एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये सही बात है। ये sp3d होता है। ठीक है, PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल सारे बॉन्ड कौन से दिख रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो इसका गलत आंसर क्या है? सेकंड। अगला, अगला क्या बोल रहा है? अगला अगर देखें तो इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। तो अगर इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट देखें तो अगर इस इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारे आपको लिगेंड दिखे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सी डबल बॉन्ड सी, ये N इथाइलिन। ठीक है, सॉरी इथाइलिन होता है ना, तो इथाइलिन इस कंपाउंड को बोलते हैं। इथाइलिन ये होता है जब दो कार्बन होता है। ठीक है, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होती है तो इसी को बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, अब दोनों जगह क्या लगा है? अमीन। पहले यहाँ से बनाते हैं। इथाइलिन डाइअमीन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, अब ये क्या बोला है? टेट्रा एसीटेट, तब 4 एसीटेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लो, पहले पे एसीटेट लग जाएगा, सारे अमीन में H हट जाएगा और क्या लग जाएगा? एसीटेट। तो ये मिल जाएगा। तो CH2 N C डबल बॉन्ड O माइनस, एसीटेट है ना, तो ये CH3CO हो जाएगा। CH2COO माइनस, ये भी क्या हो जाएगा? CH2COO माइनस। ठीक है, ये N था ही पहले से। ठीक है, ये N पहले से ही था। N यहाँ पे भी एसीटेट। तो अगर देखा जाए तो किस टाइप का लिगेंड है ये? ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने लिगेंड दिख रहे हैं? तो ये एक लिगेंड हो गया, ये दूसरा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ये N का लोन पेयर, N का लोन पेयर O माइनस O माइनस, इट इज़ अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, ये सारे स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि मैच करना है आपको इन सभी से। तो अगर मैचिंग देखें तो ये तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैचिंग में ओके देख लेते हैं। पहला कंपाउंड लेंथेनॉइड वाला, पहले मैच करते हैं। सारे एलिमेंट देखते हैं। सीजियम, आर्सेनिक। ठीक है, सॉरी सीजियम नहीं, सेरियम, सीरियम, आर्सेनिक, सीजियम, मैंगनीज। तो पहले तो आपको मैंगनीज का याद रखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो ये तो अगर आपको याद है हो तो ये आपका
डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है, ठीक है, 3D सीरीज का एलिमेंट है ये। तो मैंगनीज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर अगला आइटम देखा जाए तो पहला तो 4 का मैच किससे हो जाएगा, बी से, तो बी विथ मैचेस विथ 4। अगला सीजियम, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ग्रुप, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, तो ये किस में आता है, एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो डी मैचेस विथ थर्ड, ठीक है। अगला आर्सेनिक, ये तो याद ही होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ, ठीक है, तो ये किस में आता है, पी ब्लॉक में। तो सी का मैचिंग किससे होगा, ये हो जाएगा 2 से, ऑब्वियसली। अब जो बचा सीजियम, ये किस में आता है, लैंथेनॉइड में आता है, ठीक है। तो ए मैचेस विथ 1, तो ए का 1, बी का 4, A1 B4, सी का 2 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, एम्बी मतलब दोनों साइड, ठीक है, एम्बिडेंट मतलब टीथ, जो जिसमें दो मतलब लिगेंड हो, ऐसे बोलो दो सेंटर हो, ठीक है, जहाँ से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो पहला अगर देखें, ये तो C2O4 माइनस है, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन, ठीक है। तो अगर इसको देखें ऑक्सलेट आयन को, तो ये होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये तो एक ऐसे बोलें, ये एक बाई डेंटेट या डाई डेंटेट लिगेंड है, ठीक है, ये एम्बी डेंटेट नहीं है, ठीक है। अगर SCN देखें, ठीक है, SCN में यहाँ पे 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है या 2 लिगेंड सेंटर होता है, S, C और N, मतलब ये डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे माइनस, ये N से भी लिगेंड बॉन्ड बना सकता है, और S से, अगर N से बनाता है इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, ठीक है, आइसोसाइनेट। अगर N से बनाता है इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, ठीक है। अगला NO2, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, ये बना सकता है N से बॉन्ड और बना सकता है O से बॉन्ड। तो अगर N से बनाता है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O, अगर बनाता है O से बॉन्ड। तो सेम चीज़ Cn माइनस में भी है, अगर Cn माइनस को देखें, ये बना सकता है N से बॉन्ड और C से बॉन्ड, सॉरी, Cn माइनस का स्ट्रक्चर ये होता है, C पे माइनस होता है, ये N से बना सकता है बॉन्ड क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और ये C से बना सकता है बॉन्ड। अगर C से बनाता है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइल, N से बनाता है तो इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल या साइनाइड, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। अगला, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, आपको बताना है कि इसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर लिखा है n का 4, N4 पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन N4L2, तो आपको पता है कि 0 1 2 3, ये S P D F, ठीक है। तो 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F, ये होता है। तो आपको एनर्जी का ऑर्डर अगर याद हो तो कैसे हम लिखते हैं एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं, S S P S P S D P S और FDPS, ये 1 ये 2 ये 3 ये 2 ये 4 ये 2, सॉरी 4 ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 5, एक कम करता होता है ना, 5 ये 4 ये 3 हो जाता है, इसको बोल देते हैं 6, ये हो जाएगा तो आपका 5, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये 5 ये 4। तो अगर पहला देखें तो 4 मतलब N4L2, L मतलब 2 मतलब 4D, तो 4D ये रहा, ठीक। दूसरा N3L2, तो 3 3D, L2 दिया है, ठीक है, तो 3D, ये हो जाएगा 3D, ये रहा आपका 3D, किधर है 3D, हाँ। फिर अगला N4L1, तो 4P, ठीक है। N3L1, तो 3
3p, वेयर इज 3p, ये रहा। तो अगर इनका एनर्जी ऑर्डर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा, 4d का एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब पहले वाले का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद 4p मतलब थर्ड वाला, तो 1 3, उसके बाद 2 वाला, ठीक है, 3d, और लास्ट में आपका 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये लास्ट पेजेस है। इसने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय मैंगनीज इन द गिवन कंपाउंड। तो अगर MnO4 माइनस में देखें, ठीक है, MnO4 2 माइनस में, तो मान लेते हैं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है x, तो x माइनस O का होता है 2 इंटू 4, कितना हो गया, -2। तो x कितना हो जाएगा, -2 + 8, ये हो जाएगा x + 6। तो मैंगनीज का +6 हो सकता है। अगर इसमें देखें MnO4 माइनस में, तो मान लेते हैं Mn का x है, O का -2 इंटू 4, ये कितना हो गया, -1। तो x कितना हो जाएगा, -1 + 8, ये हो जाएगा x + 7। ठीक है, MnO2 में देखें तो सिंपल है, O का होता है -2, तो 2 का कितना हो जाएगा, -4, तो मैग्नीज का कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है इसका, +6 +7 और +4। ठीक है, क्या क्या नहीं है, +2 नहीं है और +3 नहीं है, तो बी और ई। अगला क्वेश्चन, लेग टेस्ट। ये आपको सारे टेस्ट याद ही रखने पड़ेंगे। लेग टेस्ट किसका टेस्ट होता है, लेग टेस्ट होता है आपका एल्यूमिनियम का। इसमें क्या ऐड करते हैं, याद है आपको, इसमें HCl ऐड करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, लिटमस पेपर ऐड करते हैं। तो 1 मैचेस विथ थर्ड। अच्छा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यहीं से हो जाए। अगला, नेस्लर रिएजेंट। तो आपको पता होना चाहिए, नेस्लर रिएजेंट द टेस्ट ऑफ अमोनियम, अमोनिया का टेस्ट होता है। ठीक है, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, ये पता होना चाहिए, आयरन का टेस्ट होता है। इसमें ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है जैसे ही हम आयरन वाला कंपाउंड ऐड करते हैं, और पोटेशियम सल्फोसाइनाइड इसको बोलते हैं पोटेशियम थायोसाइनाइड, तुरंत हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे ब्लड रेड कलर मिलता है जो कंफर्म करता है कि आयरन। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन का, ये टेस्ट होता है। तो डी मैचेस विथ 1 4। अगला, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि किसके साथ कौन सा गैस मिलता है, क्या बनता है। तो अगर पहला देखें, अगर हम H2- का देखें, तो हमें पता होना चाहिए कि जो H2- होता है, ठीक है, H2S गैस, H2S गैस का जो होता है, इट इज़ अ, इसका स्मेल जो होता है H2S गैस का, इट इज़ कलरलेस गैस विथ रॉटन एग लाइक स्मेल, रॉटन एग लाइक स्मेल। मतलब H2- का जो क्या होता है, इट इज़ गैस विथ स्मेल ऑफ रॉटन एग। तो बी मैचेस विथ 3, तो बी मैचेस विथ 3 मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, अगला, अगला अगर देखें NO2-, तो NO2 जो माइनस होता है, NO2- इज़ अ ब्राउन फ्यूम। NO2- जो होता है, इसका जो हम HCl ऐड करते हैं इसमें, या H2SO4, तो ये ब्राउन फ्यूम देता है। तो डी मैचेस विथ 1। ठीक है, डी मैचेस विथ 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, गैस विथ पंजेंट स्मेल। तो पंजेंट स्मेल अगर देखें, तो यहाँ पे जो SO3 2- होता है, तो SO3 2- का जो स्मेल होता है, ठीक है, ये कलरलेस गैस होता है। SO3 2- क्या होता है, एक कलरलेस गैस होता है। ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसा होता है, कलरलेस गैस विथ सफोकेटिंग। ठीक है, इट इज़ अ कलरलेस गैस विथ सफोकेटिंग। ठीक है, SO3 2- का। अगला, कार्बोनेट आयन, CO3 2-। ठीक है, CO3 2- अगर देखें, तो ये रिलीज करता है कौन सा गैस, CO2 गैस, जो कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। आपको पता है CO2 का गैस कलर कैसा होता है, कलरलेस गैस, और इसका ऑर्डरलेस होता है। तो ए मैचेस विथ 2, तो ए का मैचिंग 2 से होगा, तो ए का मैचिंग 2 से होगा। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन दिख रहा है, ये कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ओके, अगला, अच्छा अगला कोई क्वेश्चन बचा नहीं।
तो यही था आपका पूरा नीट पेपर का एनालिसिस। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने लगभग आधा पेपर डिस्कस कर लिया। अगर पेपर का पैटर्न देखें तो पेपर ठीक था, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल ठीक ठाक था। अभी जो नीट हुआ उसके कंपैरिजन में ठीक ठाक क्वेश्चन थे, याद करने वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें बोलूँ, इसमें आपका कट ऑफ 720 में 720 तो नहीं जाएगा, शायद रेयर बच्चों को ही मिले, कुछ गलतियाँ कर ही सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल आई विल से इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट बट इट वाज अ मीडियम लेवल पेपर। ओके, थैंक यू सो मच।